हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भारत का नंबर 1 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं अश्मित सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल में। बेटा आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये मिड अक्टूबर से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके कैसे 100 में 100 ला सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमारे टॉपर्स इसी मंथ से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके डिस्ट्रिक्ट रैंक और स्टेट रैंक लाए हैं। तो बेटा ये कोई उतना मुश्किल का भी काम नहीं है कि आप अगर मिड अक्टूबर से या नवंबर के स्टार्टिंग के सेशन से स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपके अंदर डर आ रहा कि यार कहीं ना कहीं क्या होगा मेरे साथ, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस अच्छे से नहीं आ रहा है, मैं ढंग से क्वेश्चन के आंसर लिख पाऊंगा कि नहीं, मुझे प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे। बेटा ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज मैं आप ही के लिए लेकर के आया हूं ये एक ऐसा प्यारा सा बेहतरीन सेशन। और ये सेशन आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं सिखाएगा, ये सिलेबस आपको एक स्मार्ट अप्रोच देगा, एक ऐसा स्मार्ट अप्रोच देगा जिस स्मार्ट अप्रोच से बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर होते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी ही क्यों ना हो। यूपीएससी में जानी मानी एक हस्ती हैं तनु जैन। वो मैम तनु जैन जो है उन्होंने काफी कुछ बताया है बेटा फेमन टेक्निक के बारे में कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन में इसको यूज करती थी। मैं बेटा जो पर्सनली अपने क्लास 12th के टाइम में ये 111 और फेमन टेक्निक बार बार अपनाता था ताकि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके। और ऐसे मैं सैकड़ों नाम ले सकता हूं जिन बच्चों ने ये अच्छे अच्छे टेक्निक से स्टडी करके कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई किया है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी निकल करके आई है। तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए आज हम लोग जानेंगे कि कैसे मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 हम लोग ला सकते हैं। तो ये तो आपके सामने दो तीन ऐसे टेक्निक है जो कि काम करेगा ही करेगा, चाहे वो 111 हो, फेमन टेक्निक हो, 3:1 हो, और कैसे इनकी मदद से आप 100 ला सकते हैं। ये तो बेटा काम देगा ही देगा। बट सबसे पहले अगर आप अपने सिलेबस की तरफ देखोगे तो आपके सिलेबस में गिने चुने बेटा ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13। आप एक चीज ना नोटिस करो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये चार चैप्टर आपके 12th क्लास के सबसे आसान चैप्टर में से एक है, सबसे आसान चैप्टर में से एक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन दोनों चैप्टर का जो बेटा आपका वेटेज है वो 10 नंबर का है, यानी कि संबंध और फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये फंक्शन वाला जो आपका पार्ट है, फंक्शन वाला जो आपका पार्ट है, सिर्फ ये फंक्शन वाला जो आपका पार्ट है बेटा वो 10 नंबर का आपका एग्जाम में रखा हुआ है। तो ये तो समझो कि एक हलवा है आपके एग्जाम में, बहुत आसान है। अगला आप बात करोगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में भी उतना कुछ खास है नहीं। डिटर्मिनेंट में जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब आपको थोड़ा रियलाइज हुआ कि लॉन्ग क्वेश्चंस वाले में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन आप उसको 110% पूरा कर लोगे। और ये आव्यूह और सारणिक यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये बेटा आपका बनता है पूरा का पूरा, यानी कि अलजेब्रा वाला जो आपका पार्ट है ये वाला मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, ये आपका 15 मार्क्स का बन जाएगा। इसमें कौन कौन सा होगा, मैट्रिक्स होगा और डिटर्मिनेंट होगा। तो चार चैप्टर तो मुझे दिख रहा है कि बहुत आसान है। पहला एक मैं बात करता हूं रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 10 नंबर बेटा आपका यहां रखा हुआ है और 15 नंबर में मान के चलता हूं यहां रखा है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अच्छा एक चैप्टर और है ऐसे दो ठो जहां पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जानते हो कहां पे? एक है आपका वेक्टर अलजेब्रा और एक है आपका 3D। तो आप देखोगे अगर कि वेक्टर अलजेब्रा और 3D ये बेटा आपका 18 नंबर का बनता है, और इसको मैं थोड़ा सा ना आपको मॉडरेट मान सकता हूं। जैसे कि ये आपका हो गया वेक्टर और ये आपका हो गया 3D। तो वेक्टर वाला तो देखो इजी है, लेकिन 3D वाला आपका जो है वो मॉडरेट है। और ये लेकिन दोनों कितना आ रहा है, 18 मार्क्स का आ रहा है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कितना आ रहा है, 18 मार्क्स का आ रहा है। तो कभी भी अगर आप वेक्टर और 3D पढ़ना तो 3D वाले पे थोड़ा ना ज्यादा फोकस करना। ये ओवर मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा चैप्टर से कितना बनता है, ताकि जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो चीजें आसान लगे वैसे। और ये चीज तो आप भूल ही नहीं सकते जो सबसे मेन है आपका कैलकुलस, 44 नंबर का।
आप देखो यहां पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल 44 नंबर का आता है। 5 नंबर जोड़ दो तो समझ लो कि आधा पेपर तुम्हारा इसी से बनता है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर मैं कभी कैलकुलस वाले की तरफ जाऊंगा तो कैलकुलस में देखो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग मैं बात करता हूं 44 मार्क्स के आसपास आपको कैलकुलस देखने को मिलेगा। तो ज्यादा मेहनत कहां करना है, कैलकुलस पे करना है। और क्योंकि वो आपका टाइम भी लेगा और टाइम के साथ साथ उसी हिसाब से आपको वो रिजल्ट भी देगा, तो आपको कैलकुलस पे तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ये एकदम कंफर्म है। बट कैलकुलस में भी कुछ ऐसे पार्ट है जहां आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, कुछ पार्ट पे आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा कम मेहनत करोगे तो चल जाएगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा पता जरूरी है कि हाँ भाई यहां से ये चीजें ऐसे ऐसे बनती हैं। फिर और देखो आपका एलपीपी, यार ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका है ये 5 मार्क्स आपका रखा हुआ है। ये एक आपका बेटा ऐसा चैप्टर है, आप अगर एग्जाम से 3 दिन पहले भी खरीद के लाओ एक किताब, आपका 5 नंबर यहां से रखा हुआ है। कौन से टॉपिक से, एलपीपी से। 5 नंबर का आपका एक सवाल एलपीपी से रखा है। बाकी आता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर का आपका पेपर आता है एग्जाम में। और प्रोबेबिलिटी में कई बार बच्चे ज्यादातर छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से गलत कर देते हैं, जिनकी प्रैक्टिस पे पकड़ नहीं होती है। लेकिन जिनकी पकड़ स्ट्रांग होती है वो एक नंबर नहीं छोड़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो ये सभी चैप्टर को पढ़ने का जो सीक्वेंस होना चाहिए, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ने एकदम परफेक्ट तरीके से सेट करके दिया है। तो मैं सीक्वेंस में तो देखो कोई बदलाव नहीं करूंगा कि आप ये इसको पढ़ लो, ये ऐसे पढ़ लो, ये बिल्कुल नहीं। आप चैप्टर वाइज ही पढ़ो। आप रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लो, ये चीजें कैलकुलस वाला पार्ट एक साथ ही पढ़ो। आप चाहो तो एलपीपी, लीनियर एलपीपी और प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी को पहले पढ़ लो, एलपीपी को बाद में पढ़ लो। वैसे ही आपका वेक्टर और 3D में आप 3D को चाहो तो पहले पढ़ लो, लेकिन 3D को पहले पढ़ने में थोड़ी ये दिक्कत होती है कि बहुत सारे उसके पार्ट वेक्टर अलजेब्रा से मैच करते हैं, तो थोड़ा एक साथ ही पढ़ना ज्यादा आपका सही रहेगा। तो ये तो देखो पता चल रहा है कि हाँ कौन से चैप्टर में कितना मेहनत करने की जरूरत है। और अगले सेशन में मैं आपको लाऊंगा यहां पे कि कौन से चैप्टर से पिछले 5 साल से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, कितने सब्जेक्टिव पूछे गए हैं, कितने शॉर्ट पूछे गए हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ एकदम ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज डिटेल में। तो जब ये छोटी छोटी बात पता चली गई तो मेन आते हैं मुद्दे की बात पे। आपके सामने ये जो फोटो दिख रही है, ये जाने माने हस्ती की फोटो है, रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन की बेटा ये फोटो है और इनको कहा जाता है द गॉड ऑफ एक्सप्लेनेटर। यानी कि अगर कहीं पे चर्चा होगी किसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की तो उस चीज का इनको गॉड कहा जाता है। रिचर्ड फेमन न जाने कितने पुरस्कारों से बेटा ये सम्मानित है और आज भी बड़े से बड़े कंपनी के सीईओ से लेके छोटे से छोटे स्टूडेंट तक जो लोग भी बेटा इनको फॉलो करते हैं वो अपने पर डे के लाइफ में प्रोडक्टिव बनते जाते हैं। और रिचर्ड फेमन की टेक्निक बहुत साफ है और वही टेक्निक आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भी अपनानी है। रिचर्ड फेमन की टेक्निक सिंपल सी बात है कि जैसे तुम मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हो सेम टू सेम तुम वैसे ही यहां पे कर लो। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि भाई 4 क्वाड्रेंट भी बनते हैं, वही वाला पार्ट ये आपका मैं मान लेता हूं कि पहला, ये आपका हो गया दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा, ये आपका हो गया चौथा। समझना कितनी प्यारी बात है। रिचर्ड फेमन ये कहते हैं कि भाई पहले तुम किसी चीज को पढ़ो, आपको भी अपना पहले मैथ का सिलेबस पढ़ना है, लेक्चर देखना है, डीपीपी सॉल्व करना है, यूट्यूब पे क्लासेस लेनी है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, स्टडी। क्योंकि आप अपने पहले कॉन्सेप्ट को आप पहले स्ट्रॉन्ग करो। और ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तो लेक्चर को देख के, क्वेश्चंस को लगा के। अब ये कहते हैं कि अगर तुमने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसके बाद वो चीज तुम किसी को पढ़ा दो। देखना क्या बोलते हैं कि आपने कोई चीज पढ़ा, आपको थोड़ा खाली टाइम मिला, आप वही चीज किसी को पढ़ा दो। अगर कोई आपको नहीं मिल रहा पढ़ाने के लिए तो सीधे सीधे फोन का कैमरा चालू करो, खुद को समझाना चालू कर दो कि यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये होता है, मैक्सिमा मिनिमा ये होता है, क्रिटिकल पॉइंट ये होता है, एक एक चीज बता दो। स्लोप ये है, नॉर्मल ये है, टेंजेंट ये है,
खुद को ही समझाओ, सिंपल सी बात है। यानी कि दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि किसी को एक्सप्लेन कर दो। दूसरा जो आपका बेटा पार्ट है वो क्या है कि आप वो चीज किसी को एक्सप्लेन कर दो। अब ये एक्सप्लेन करने पे ना दो बातें आएंगी। जरूरी थोड़ी ना है कि आप जितना वहां सीखे हो सारा का सारा आप एक्सप्लेन कर ही दोगे। कई बार तो ऐसा होगा ना कि दो तीन चीजें हम भूल जाएंगे। तो जो चीजें हम भूल जा रहे हैं, जो चीजें हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्या करना है उसको? उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद एक बार उसका रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा? उसका एक बार रिवीजन करना है कि आखिर ऐसा उसमें क्या था कि मैं भूल गया, आखिर ऐसा उसमें क्या था कि मैं भूल गया। उसको देखना है, उस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप उस पे देख लोगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, तो एक तरफ से मैं आपको यहां पे बोल देता हूं कि फाइनल आप जो टच है वो फाइनल टच आप ये दे देना। सिंपल सी बात है, दोबारा से चाहो तो तुम खुद को समझा सकते हो, नहीं तो ये एक मैं आपको ना ऐड कर देता हूं, कोई चीज मैं ना ऐड कर देता हूं। और ये क्या है? आप बेटा पीवाईक्यू लगा लो, आप बेटा मॉक टेस्ट लगा लो, आप पीवाईक्यू लगा लो, आप मॉक टेस्ट लगा लो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप यहां पे जब नोट डाउन कर लिए कि ये चीजें में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, उसको आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस किया, बाद में आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट वगैरह लगा दो, पूरी की पूरी कहानी यहां पे खत्म। तो पहली चीज खुद पढ़ो, दूसरी चीज दूसरों को पढ़ाओ, जो चीज मिस रह गई है उसको नोट करो, फिर उसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो और लास्ट में पीवाईक्यू लगा के कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। इससे बेटर उपाय कोई नहीं है। और यूपी बोर्ड के अंदर बेटा पूरी चीज आपकी एनसीईआरटी बेस होती है, तो आपको एडिशनल कोई चीज पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, एक पार्ट और है जो कि मेरा सबसे फेवरेट तरीका है। पढ़ाई तो ठीक है, रिवीजन वाला पार्ट। तो जब भी हम लोग रिवीजन की पार्ट पे आते हैं ना, कभी भी अगर हम लोग रिवीजन की पार्ट पे आते हैं, तो आपको पता है रिवीजन के पार्ट पे एक मैं पर्सनली टेक्निक फॉलो करता हूं, पढ़ाते टाइम भी मैं बेटा ये फॉलो करता हूं बच्चों पे, 111। क्या है ये? 111 टेक्निक। आखिर क्या है 111 टेक्निक? पहला वन का मतलब समझना। पहला जो आपका वन का मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको 1 आवर के अंदर ही रिवाइज कर लो, या 1 आवर के अंदर एक बार देख लो। मान लो कि आपकी 1 बजे क्लास स्टार्ट हुई या 3 बजे क्लास स्टार्ट हुई। मान लो आपकी 3 बजे क्लास स्टार्ट हुई, आपने 3 से 4 क्लास किया। 5 बजे से पहले पहले एक बार उसको जरूर देखो कि आपने पढ़ा क्या। आप मेरी बस बात मानो और एक बार ये ट्राई करके देखना। आप क्या करो कि 3 से 4 आपकी क्लास खत्म हुई, 4 से 5 यानी कि 5 बजे से पहले पहले आप एक बार उसको देख लो कि आपने पढ़ा क्या है। ये पहला हो गया, यानी कि 1 घंटे के अंदर। अच्छा, दूसरा वन क्या कहता है? दूसरा वन कहता है कि 1 डे के अंदर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड और परमानेंट मेमोरी में वो चीज जा नहीं पाती है जल्दी, क्योंकि फालतू की भी तो चीजें होती है ना भाई। कुछ काम की भी चीजें आती हैं, कुछ बिना काम की भी चीजें आती हैं। तो दूसरा वन क्या कहता है कि 1 दिन के अंदर, जैसे अगर मान लो कि मेरी 3 बजे क्लास स्टार्ट हुई है और अगले दिन 3 बजे दोबारा मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो अगले दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा उसको पढ़ लूं। यानी कि पहला वन क्या कह रहा है? 1 आवर के अंदर। दूसरा वन क्या कह रहा है कि 1 डे के अंदर। और बेटा जो आपका तीसरा जो वन है ना, वो तीसरा वन कहता है 1 वीक के अंदर। अगर आप 1 वीक के अंदर किसी टॉपिक को 3 3 बार पढ़ लोगे ना, तो बेटा ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, आप ये चीज एक बार अपना के देखना। मैंने खुद ये पर्सनली ये अपनाया हुआ है और 2022 में IBACIO का बेटा मैंने एग्जाम क्रैक किया है। घर का इकलौता बेटा हूं, मेरे पिताजी भी इकलौते हैं, इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे भाई हमेशा से वो है कि मुझे अपने बिहार, यूपी जो भी चीजें हैं, मुझे एजुकेशन फील्ड में ही आना था, इसीलिए मुझे कोई जॉब पसंद ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ये है कि अगर 1 आवर, 1 डे और 1 वीक आप ये 3 बार एक टॉपिक को अच्छे से मास्टरी कर लोगे ना, तो बेटा कोई आपसे रिवीजन में हरा नहीं सकता। कम टाइम के अंदर ज्यादा पढ़ लोगे। और एक और मैं आपको टेक्निक बताता हूं, ठीक है? ये टेक्निक बहुत अच्छा है और ये टेक्निक किसका है? जिन बच्चों का बैकलॉग लगा हुआ है,
बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जिनका बैकलॉग लगा हुआ है, जो बच्चे एकदम बैकलॉग से परेशान है। ऐसे भी तो बच्चे हैं ना बेटा हम लोगों के पास कि जो बच्चे बैकलॉग से परेशान है। तो बैकलॉग से जो परेशान है उनके लिए एक टेक्निक बताता हूं जिससे वो लोग अपना 100 में 100 ला सकते हैं। सबसे पहला वो आपका मेथड है 3:1। जिन बच्चों का बैकलॉग लगा रहता है उनको क्या करना है कि 3 दिन आगे का सिलेबस पढ़ना है और ये 1 दिन आपका पीछे का सिलेबस पढ़ना है। बैकलॉग को कंप्लीट करने में बैकलॉग हमेशा रहेगा, ध्यान रखना, आगे का सिलेबस नहीं छोड़ना है। तो 3 दिन आगे का पढ़ो, 1 दिन पीछे का पढ़ो। और ये चीज आप रिवीजन भी अपना सकते हो। कैसे मैं बताऊं, जैसे मान लो कि आपने बेटा चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा और चैप्टर नंबर आपने 3 किया, तो आप एक काम कर सकते हो यहां पे, बहुत सिंपल। आपने ये 3 चैप्टर पढ़ा, आपने ये क्या किया, 3 चैप्टर पढ़ लिया, तो इसके ठीक बाद 1 क्या कहता है कि आप ये पहला वाला जो है उसका रिवीजन कर लो। यानी कि जब आप 3 चैप्टर पढ़े हो तो 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आगे आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है कि आप पहले वाले चैप्टर का रिवीजन करना है। सिंपल। जैसे मैं आपको ना छोटे छोटे यहां बॉक्स बना के दिखाता हूं, छोटे छोटे बॉक्स, जैसे कि 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। ये आपका 4 दिन है, ठीक है। आपने पहले दिन चैप्टर 1 पढ़ा, दूसरे दिन आपने चैप्टर 2 पढ़ा, तीसरे दिन आपने चैप्टर 3 पढ़ लिया। 3 चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, कुछ पढ़ना नहीं है। अब आपको यहाँ पे चैप्टर 1 का रिवीजन करना है। और रिवीजन इन द सेंस ये सारी चीज आपको बेटा यहाँ पे पीवाईक्यू करना है। रिवीजन इन द सेंस आपको यहाँ पे नोट्स जितने भी हैं वो अपना देखना है। रिवीजन इन द सेंस आपको इस चैप्टर का माइंड मैप वगैरह सब कुछ रेडी होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे हमारे फेवरेट मेथड्स हैं जो आपको एक स्मार्ट स्टडी दिलाएंगे। मैंने सारे टाइप के बच्चों को कवर किया। जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनके लिए फेमिन टेक्निक, जो बच्चे मिडिल रेंज के हैं उनके लिए बेटा मैंने 1-1-1 टेक्निक, हालांकि है तो ये सबके लिए, सब फॉलो कर सकते हैं। जिनके बैकलॉग लगे हैं उनके लिए 3:1 वाला। तो काफी ज्यादा बेटा ये मेहनत लगा था आपका वीडियोस बनाने में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका यूपी बोर्ड का पैटर्न है, आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हो, कौन से चैप्टर के टॉपिक का कितना वेटेज है, सारी चीज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर सब लोग जरूर बताना। मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, लव यू।